रहा है, पैराडाइम शिफ्ट का चल रहा है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, बदलाव अचानक आने वाली चीज है क्या? और अचानक आ गया बदलाव तो उसको शुभ कहेंगे क्या, कल्याणकारक कहेंगे क्या, मंगलकारी कहेंगे क्या, देश के और समाज में हितकारी होगा क्या? भारतीय चिंतन परंपरा में ऐसे बदलाव को उपयोगी माना है क्या? तो भारतीय चिंतन परंपरा ने तो ऐसे बदलाव को उपयोगी नहीं माना। गंगा की बात हुई तो गंगा का मान क्या है? निर्मल और अविरल प्रवाह रहना चाहिए। प्रवाह ये मजेदार कॉन्सेप्ट है, अजीब प्रकार की संकल्पना है प्रवाह में। प्रवाह में बदल भी है और सातत्य भी है। प्रवाह में हमेशा हर क्षण हर जल बिंदु बदलता रहता है। अब हरिद्वार में जाए, गंगा के किनारे खड़े हो जाए, हर पौड़ी पर आपने 2 मिनट पहले जो जल बिंदु देखा था वही है क्या? बदल गया है, नित्य बदल है, परंतु प्रवाह अखंड है। अगर प्रवाह रुक गया वो स्टैटिक है, उसमें सड़ांध पैदा होगी, उसमें दुर्गंध पैदा होगी, समाज को उसमें से नुकसान प्राप्त होगा। इसलिए भारतीय चिंतन परंपरा ने जिस संस्कृति की बात कही गई कि हमारा वो वैशिष्ट्य है, वो हमारा प्राण तत्व है, हमारा आत्म तत्व है, तो हमारे मनीषियों ने उसको कैसा बताया है? पुरातन पर नित्य नूतन। भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य क्या है? भारतीय चिति का वैशिष्ट्य क्या है? पुरातन है पर नित्य नूतन है, अर्थात सनातन, चिरंतन, निरंतर विकासमान सांस्कृतिक जीवन प्रवाह ये भारत है। और भारत क्लोज्ड माइंडसेट के लोग नहीं है। प्रभु जी ने आर्थिक सवाल उठाया तो भारत जब कभी दुनिया का अत्यंत समृद्ध देश था, क्लोज्ड इकोनॉमी था क्या? दुनिया का सिरमौर था, सोने की चिड़िया था, सबसे समृद्ध देश था। तब दुनिया के देशों के साथ हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं थे क्या? थे, परंतु कैसे थे? इंटरडिपेंडेंस के थे, शोषक और शोषित के नहीं थे। ये पिछले 200-250 सालों में जो सड़ांध पैदा हो गई, जो गंदगी पैदा हो गई है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के भीतर कुछ दुनिया के संपन्न देश शोषक बन गए हैं और दुनिया के सो कॉल्ड डेवलपिंग इकोनॉमीज के देशों का शोषण करना, उसी के हिसाब से सारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सारे सिस्टम आ गए। तो अगर पैराडाइम शिफ्ट करना चाहते हैं, और पैराडाइम शिफ्ट अगर होना है तो इस दिशा में होगा ना। इसलिए बदलाव की चर्चा करते समय भारत की दृष्टि से उस बदलाव की दृष्टि क्या रहेगी, उसकी दिशा क्या रहेगी, उसकी प्रकृति क्या रहेगी, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके साधन और उपकरण क्या रहेंगे, इसका भी विचार करना आवश्यक है। बदलाव एक समग्रता का नाम है। हमारे यहाँ बहुत बड़े चिंतक हो गए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, बाद में जाकर जनसंघ में चले गए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उन्होंने इस बदलाव के समय पर और बदलाव को अपनाते समय किसी भी देश और समाज ने किस बात को ध्यान में रखना, 2 बड़े महत्व के सूत्र दिए। हमारा पुराना है, आज के 1000 साल पहले का, आज के 5000 साल पहले का, आज के 2000 साल पहले के उस सिस्टम को, उस प्रथाओं को, उन परंपराओं को, उन प्रणालियों को, उसको चिपके रहना ये अच्छी बात है क्या? उनका नहीं चिपके रहना, नकार देना कंप्लीटली अच्छी बात है क्या? दीनदयाल जी कहते थे वो भी अच्छी बात नहीं है। तो क्या है अच्छी बात? तो दीनदयाल जी ने सूत्र दिया, जो हमारा है, जो पुरातन है उसको युगानुकूल बनाकर ग्रहण करना। बदल गई है ना दुनिया, बदल गई है, सिस्टम्स बदल गई है, नॉलेज का
सारा भंडार बदल रहा है, टेक्निक और टेक्नोलॉजी बदल रही है, समस्याएं बदल रही है, सवाल बदल रहे हैं, संसाधन बदल रहे हैं। तो आपका जो कुछ पुरातन है, पुराना है, आपके सामने चुनौती ये है, बदलाव के पुरोधाओं के सामने हमारे उस पुरातन को छोड़ना नहीं है, पर युगानुकूल बनाकर ग्रहण करना। जो बाहर का है उस सबको नकार देना है क्या? सब त्याज्य है क्या? सब छोड़ देना है क्या? बाहर से कोई अच्छी चीज है तो उसको नहीं लेना है क्या? हमारे यहाँ तो वेदों में कहा है, आनो भद्रा क्रतुओ यन्तु विश्वता, ऐसा कहा है। दुनिया भर से श्रेष्ठ विचारों का स्वागत करते हैं, नई चीजें सीखेंगे, सीखने से कभी मना नहीं किया। और इसलिए दीनदयाल जी कहते थे, जो पराया है, जो बाहर का है, उसको देशानुकूल बनाकर ग्रहण करना। हमारे देश की परिस्थिति के लिए वो सिस्टम लागू होता है कि नहीं होता? सेकुलरिज्म लिया है, ये रेलेवेंट है, लागू ही नहीं होता यहाँ के लिए, और आप उसको लिया है। जिस इकोनॉमिक मॉडल को आप पहले सोशलिस्टिक मॉडल को लिया है और आप WTO के मॉडल को लिया है, इररिलेवेंट है। हमारे देश की परिस्थिति में, हमारे देश के संसाधनों में, हमारे देश की समस्याओं के समाधान के लिए वो उपयोगी नहीं है। क्यों ला रहे हैं आप उसको? इसे किसी भी प्रश्न पर विचार करते समय देखिए, आपके देश की समस्याओं का समाधान कर सकता है। उदाहरण देता हूं, इसके बगैर विचारे हुए कोई भी चीज को अपना लेने का नुकसान कैसा होता है तुम सब जानते हैं। 60s में अपना देश फूड डेफिशिएंट कंट्री था, खाद्यान्न का अकाल था, भुखमरी थी, और इसलिए अमेरिका PL 480 के तहत हमको गेहूं देता था, बड़ी दया करके, कृपा करके। एक भुखमरों का देश है, अपने देश का पेट इस देश के लोग नहीं भर सकते, मैं दया करके भेजता हूं, ऐसा करके वो। और हम सबको वो किस्सा पता है कि 65 के जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो हिंद महासागर के बीच में जो गेहूं से लदा हुआ जहाज चल रहा था, अमेरिका ने दबाव डाला, मेरी बात मान लो नहीं तो जहाज रोक दूंगा, रोक दी। परंतु देश का धोती वाला स्वाभिमानी प्रधानमंत्री था उस समय का, आज का जैसा प्रधानमंत्री, आज का यानी पिछला जैसा प्रधानमंत्री। तो उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अपने देश के स्वत्व को जगाऊंगा, मैं अपने देश की परंपरा का वास्ता देकर देश के लोगों को आह्वान करूंगा, पर अपने देश के सम्मान के साथ सौदा नहीं करूंगा। और हम सबको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लोगों को आह्वान किया, हम तो व्रतधारी लोगों का है, हम तो उपवास करने वाले लोगों का देश है। मैं भारतीय परंपरा का वास्ता देकर के आप सबसे निवेदन करता हूं कि सोमवार का व्रत करो, पर अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं, सोमवार का व्रत प्रारंभ है। इसको कहते हैं भारतीय परंपरा का, भारतीय दृष्टि के अनुसार अपने देश के स्वाभिमान की कैसे रक्षा करना। पैराडाइम शिफ्ट तो इस दिशा में होना चाहिए ना, उस दिशा का करने का प्रयत्न करेंगे। मैं जो देख रहा हूं और जो थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूं, जिस बात का जिक्र किया गया, मैं उसका बहुत ज्यादा जिक्र करने का, साधारण रूप से संघ का कार्यकर्ता हूं तो बहुत पक्षपाती नहीं हूं। राजनीति केंद्रित और सत्ता केंद्रित समाज को हम अच्छा नहीं मानते, भारतीय परंपरा में रहा भी नहीं। सब कुछ राजनीति के हवाले कर दिया, सब कुछ सत्ता के हवाला कर दिया, तो भारत की जिजीविषा जीवित नहीं रही। भारतीय परंपरा में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। भारतीय परंपरा में सत्ता को, राजनीति को, शासन को वन ऑफ दी इंस्टीट्यूशंस माना है, सर्व प्रमुख नहीं माना, सर्वोपरि नहीं माना, ऑल इन ऑल नहीं माना। ये भी पश्चिमी सोच का ही दुर्गुण है। हम लोग सब कुछ सत्तापेक्षी हो गए, राजनीतिपेक्षी हो गए। राजनीति के धरातल पर एक छोटा सा मामूली बदलाव आ गया तो देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। हाँ, एक परिवर्तन आ गया, अब देश में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने का माहौल बनाने में वर्तमान बदलाव ने काम किया और हिम्मत दी है, इसलिए उस हिम्मत को हम प्रणाम करते हैं। माहौल है बदल की दिशा में चलने का, अब कोई आपको डर नहीं है।
आपके मार्ग में बाधाएं नहीं है, कोई अटकाव नहीं है, कोई भटकाव नहीं है। 4 प्रकार की दिशाओं में चल सकने का सामर्थ्य और उस चुनौती को स्वीकार करने का हिम्मत भारत के लोगों ने दिखाई, तो ये बदलाव को हम सही दिशा में मोड़ कर ले जा सकते। पहली बात, अभी तक समूची दुनिया में जिस प्रकार के पैराडाइम पर चल रहे थे, वो हम अलगाव के पैराडाइम पर चल रहे हैं। स्पेशलाइजेशन के नाम पर भी अलगाव है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इंटीग्रल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आज के समय में देश में और दुनिया में परिस्थितियां निर्माण हो रही है, उसमें से लोगों को लगने लगा है आपको एक इस प्रकार का विचार प्रारंभ करना पड़ेगा बौद्धिक जगत में, जिसके कारण से एक इंटीग्रल थॉट आना चाहिए, एक हॉलिस्टिक थॉट आना चाहिए सब क्षेत्रों में। लोगों ने तो माना, हमारे यहाँ तो कहा गया ना, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, एक छोटी सी पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटरवोवन है, जुड़े हुए, गुथे हुए, एक है, कोई अलग है ही नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ सर्वम खलमुदम ब्रह्म का लोग मजाक करते हैं। हमने कहा ये पेड़ देवता है, ये पहाड़ देवता है, ये गंगा माता है, ये गौ माता है, लोग मजाक करते थे। ये दकियानूसी ख्याल है, पुरातन पंथी ख्याल है, ट्राइबल ख्याल है, इनको कोई समझ ही नहीं है, अकल ही नहीं है। पहाड़ भी कोई देवता हो सकता है क्या? हम कहते थे नाग भी देवता है। अब क्या है, लेटेस्ट जो साइंस की रिसर्च हुई है उसमें तो मान लिया ना, वो वोट पार्टिकल आ गए, सब में एक ही तत्व है। ये धीरे धीरे करके विज्ञान को समझ में आ रहा है। भारतीय मनुष्यों की दृष्टि तो प्रारंभ से ही बड़ी स्पष्ट थी, तो एक बदलाव की दिशा आना चाहिए थॉट में, विचार में, बौद्धिक जगत में, ये इंटीग्रल थॉट आना चाहिए। एक दूसरा बदलाव लाने की जरूरत है, जिस दिशा में चल पड़ा है, देश भी चल पड़ा है कुछ मात्रा में, दुनिया भी चलने को मजबूर हुई, मनुष्य को ठीक से नहीं समझाई मनुष्य क्या है। तो कोई सिस्टम कैसे बनाएंगे आप? पॉलिटिकल सिस्टम कैसा बनाएंगे, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा बनाएंगे, एजुकेशनल सिस्टम क्या बनाएंगे? मनुष्य की ही समझ नहीं, आपको मनुष्य है क्या? साधारण तौर से हम सब यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, भिन्न भिन्न विषयों में मनुष्य को पढ़ते समय मनुष्य की परिभाषाएं कैसी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले कहते हैं ये पॉलिटिकल एनिमल है, सोशियोलॉजी वाले कहते हैं सोशल एनिमल, बायोलॉजी वाले कहते हैं ये बंडल ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, ऐसा कहते हैं। हम अर्थशास्त्र वाले, प्रभु जी भी उसमें शामिल है, हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक मैन। तो ये रियल मैन की कल्पना है क्या? ऐसा कोई दुनिया में मनुष्य मिलता है क्या? तो भारतीय चिंतन परा में भारतीय मनुष्यों ने कहा मनुष्य जो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इसका समुच्चय है। आप कोई सिस्टम बनाइए, आप पॉलिटिकल सिस्टम बनाइए, एजुकेशन सिस्टम बनाइए, सोशल सिस्टम बनाइए, इकोनॉमिक सिस्टम बनाए, वो मनुष्य की इन चारों आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होगा तो सुख आएगा, फिर तो फिर चैन आएगा, समाज में सौहार्द बढ़ेगा, समाज में आनंद का वातावरण आएगा। तो मनुष्य की सही समझ का पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए ना, तब तो मतलब है उसमें। एक सवाल खड़ा हो रहा है इस समय पर समूची दुनिया में सस्टेनेबिलिटी का। बहुत सारे ग्रोथ मॉडल, नेहरू मॉडल की बात है, वो मनमोहन सिंह वाला मॉडल भी आ गया, और WTO वाला मॉडल भी आ गया। तो सवाल क्या खड़ा हो रहा है, दुनिया के जो अपने को अमीर देश भी कहते हैं हमारे मॉडल सस्टेनेबल नहीं, तो फिर मॉडल क्यों बनाया तुमने सस्टेनेबल नहीं? तो पर्यावरण का सवाल खड़ा हो गया, इकोलॉजी का सवाल खड़ा हो गया। आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं, आपका सिस्टम सबको सुख देने वाला नहीं है, सबकी जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं है। ए सेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी, ए फ्रेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी, वही इस मॉडल से लाभान्वित हो रहा है। अमेरिका में पिछले दिनों वो बड़ा मूवमेंट चला है, अमेरिका के जो शेयर मार्केट का मार्केट है उसके आगे लोग धरने पर बैठ गए, वॉल स्ट्रीट उसको बोलते हैं।
तो वॉल स्ट्रीट ऑक्यूपाई मूवमेंट ऐसा चला। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अमेरिका में धरना देना ये कहां से शुरू हो गया? संपन्न देश है, सब प्रकार की बहबूदी है, सब प्रकार की तरक्की है, ये कहां से हो गया? तो वहां एक बड़े विद्वान प्रोफेसर है, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये अमेरिका में क्या हो गया, ये असंतोष क्यों है अमेरिका में? तो उन्होंने स्टडी की, एक आर्टिकल लिखा, और आर्टिकल ने कहा कि जब मैंने अमेरिका का बड़ी गहराई के साथ पॉलिटिको सोशियो इकोनॉमिक स्टडी सिस्टम को स्टडी किया तो मुझे ध्यान में क्या आया, एक लाइन का उन्होंने लिखा, द एंटायर अमेरिकन सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम इज गवर्न ओनली एंड ओनली बाय 1% पीपल। तो 1% लोग चला रहे हैं उसको, तो किसके लिए चला? उन्हीं के इंटरेस्ट में चलाएंगे ना। अमेरिका में 99% लोगों की बहबूदी का कोई ख्याल नहीं। आप उस मॉडल को कॉपी करेंगे क्या? जिस सवाल को चावला जी ने उठाया, विचार करना पड़ेगा ना, भारत केंद्रित विचार करना पड़ेगा। भारत की प्रकृति, प्रवृत्ति, संस्कृति, समस्याएं, समाधान, सवाल, संसाधन अलग है। भारत जैसा विचित्र देश है, इसलिए पैराडाइम शिफ्ट में होने के बाद में विचार करना पड़ेगा सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी, उससे तो सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती। तो एक नए प्रकार का मॉडल, नए प्रकार का सिस्टम विकसित करने के बारे में भारत को विचार करना पड़ेगा, तब सिस्टम आएगा। एक समूची दुनिया इस समय पर बड़े भीषण अशांति और संघर्ष के कगार पर खड़े। रोज दुनिया के किसी न किसी हिस्से से खबर आ जाती है संघर्ष हो रहा। इराक से कभी आ गया, कभी मिस्र से आ गए, कभी ट्यूनीशिया से आ गए, कभी मलेशिया से आ गया, दुनिया के अनेक देशों में हो रहा है। कारण क्या है? 2 कारण है जिसके बारे में विचार करना चाहिए बड़ी गंभीरता से बौद्धिक जगत के लोगों को। एक, दुनिया में कुछ विचार प्रवाह ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमने जो कह दिया वही सत्य है, वो मानो, नहीं मानो तो तुमको खत्म कर देंगे, ऐसा विचार प्रवाह है। हम जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। अभी आज ही के समाचार पत्र में, आज ही के टीवी चैनल में देखा होगा आपने, शुरू हो गया ये रात में, हम जो कह रहे हैं वैसा ही चलो, नहीं चलो तो खत्म कर देंगे। तो दुनिया में ऐसा एक विचार प्रवाह है, वो विचार प्रवाह के आधार की दिशा में चलना है कि ऐसे विचार प्रवाह की दिशा में चलना है जिसमें सब विचारों का सार को स्वीकार किया जाता है, सबको माना जाता है। एक ही चीज को देखने के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, उसको जैन दर्शन में शादवाद कहा गया, अनेकांतवाद कहा गया। हमारे यहाँ तक भी वैदिक ऋषियों ने कहा कि झगड़ा मत करो विचार को लेकर। एक ही बात को कहने के भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके हो सकते हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती का जो हमारा पैराडाइम रहा था कभी बदल गया ना। पश्चिम के आतंक के, बौद्धिक आतंक से आतंकित है आजकल हम लोग, खासतौर से बौद्धिक जगत में पढ़ने पढ़ाने लोग। उस आतंक से बाहर निकलना पड़ेगा ना। बाहर निकल करके अगर हम कहेंगे तो हमारे यहाँ तो कहा गया, कपिलो यदि सर्वज्ञ कणादु नैतिका प्रमा, इतना उदार विचार रहा है। कपिल यदि सर्वज्ञ है तो कणाद नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? कपिल को भी मान सकते हैं, आप कणाद को भी मान सकते हैं, एक विचार को भी स्वीकार कर सकते हैं। दूसरे, संवाद होने दो ना, प्रामाणिक संवाद होना चाहिए, ईमानदारी का संवाद होना चाहिए। उसी को डिबेट कहते हैं, उसी को डिस्कशन कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ पर पहले शास्त्रार्थ कहते हैं। पर ईमानदारी का होना चाहिए, रिजिडिटी का नहीं होना चाहिए, प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज का संवाद करने के पीछे यही हेतु था। इस बदलाव के दौर की दिशा के बारे में विचार करते समय हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अपनी अपनी दृष्टि से, ईमानदारी से एक दूसरे की बात को समझने का भाव रख करके संवाद कर सकते हैं। ये संवाद की प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ेगी, रुक गई है। मैं भी पढ़ाता रहा हूं, जैसा बताया गया कि कॉलेज में पहले बहुत सारे डिबेट्स में जाते थे, बहुत सारे सेमिनार्स में जाते थे, तो लोग भारतीय चिंतन को और भारतीय ग्रंथों का गलती से भी उदाहरण दे दिया तो हुट करते थे। क्या कौन सी बात करो,
किस जमाने कहाँ ले जाना चाहते हो देश को, यहां से शुरू करते हैं। आपने वेदों की बात कर दी, आपने उपनिषदों की बात कर दी, स्मृतियों का कोटेशन आप दे रहे, कहाँ ले जाना चाहते हो आप देश को? 2000 साल पीछे ले जाने वाले दकियानूती लोग, ऐसा हमको लोग कहते थे उस समय। आजकल एक पैराडाइम शिफ्ट होने की दिशा में चल पड़ा है। आज किसी भी सेमिनार में जाइए, लोग पूछते हैं भारतीय मनीषियों ने इस विषय पर क्या कहा। आप चाहे एनवायरमेंट के कॉन्फ्रेंस में चले जाइए, चाहे वर्ल्ड पीस की कॉन्फ्रेंस में चले जाइए, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम की कॉन्फ्रेंस में चले जाइए, चाहे सोशल सिस्टम की सोशियोलॉजी के कॉन्फ्रेंस में चले जाइए, भारत की परिवार व्यवस्था को स्टडी करने लगे ना, एक दौर चला पश्चिमी परिवारों को तोड़ना, परिवार के दकियानूती गया है। एक पति के साथ एक पत्नी बंद कर रहे हैं और एक पत्नी के साथ एक पति बंद करके रहे, तो बहुत ही दकियानूती पिछड़ेपन का ख्याल। हमारे मित्र गए थे बाहर, तो कहते हैं विदेशों में ऐसा है कि अगर 10-15 साल तक एक ही पति पत्नी इकट्ठा पार्क में घूमते मिल जाए तो लोग पूछते हैं इज देयर समथिंग रॉन्ग विद यू, उसी को लेकर घूम रहे। और हमारे यहाँ उल्टा है, कोई थोड़ा बहुत बदल करने के लिए कहे तो हमारे बुजुर्ग क्या कहेंगे, तेरा दिमाग खराब हुआ। अरे विवाह जिंदगी भर के लिए किया जाता है। तो आजकल तो परिवार टूट रहे हैं ना, परिवार टूटने के कारण से सूनापन आ रहा है, तनाव आ रहा है। परिवार इंस्टीट्यूशन को तबाह करने का एक बहुत बड़ा रिवाज चला है भाई। इसलिए वहां तो ये चला ना, लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज चल पड़ा नहीं, साथ साथ रहना। और ऐसा देश का दुर्भाग्य हमारे यहाँ पर भी उसको कहीं न कहीं मान्यता मिल रही है, बगैर विवाह के साथ साथ रहना। तो वो कह रहा है बगैर विवाह के साथ साथ रहेंगे तो बाई एक्सीडेंट बच्चा हो जाएगा। चाहते नहीं थे, हो गए। परिवार बसाना नहीं चाहते थे, तो होता क्या है, अगर लड़का होशियार होता है तो रात के अंधेरे में वो भाग जाता है, बच्चा है उस लड़के के हिस्से में आता है। और लड़की अगर तेज होती है तो वो भाग जाती है, वो जो कुछ बच्चा पैदा हुआ वो उसके हिस्से में आते हैं। इससे समाज चलेगा क्या? इससे व्यवस्थाएं चलेगी क्या? इससे बच्चों का लालन पालन होगा क्या? इससे जिम्मेवारी की भावनाएं आएगी क्या? टूट रहा है ना सारा का सारा सिस्टम। तो अगर हमको फिर से पैराडाइम शिफ्ट करना है तो अपने सिस्टम की प्रामाणिकता के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में विचार करना पड़ेगा। इसलिए कुल मिलाकर इस पैराडाइम बदलाव के दौर में अपने शाश्वत जीवन मूल्यों के आधार पर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार हम क्या बदलाव की दिशा में बदल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इसके बारे में विचार करना चाहिए। या कहा कि बौद्धिकता पर भौतिकता सवाल नहीं होनी चाहिए, मैं इसमें एक जोड़ता हूं, बौद्धिकता पर सत्तावाद भी सवाल नहीं होना चाहिए। बौद्धिकता सत्ता की चेरी नहीं हो सकती, बौद्धिकता धन की चेरी भी नहीं हो सकती। तो स्वतंत्र है, स्वायत्त है, प्रामाणिक चिंतन की दिशा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज राकेश जी ने जो ये उपक्रम प्रारंभ किया है और दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट प्रसारित किए हैं, उसको लेकर के और इस परिसंवाद को लेकर इस दिशा में सोचने की दिशा में बढ़ेंगे। मुझे यहाँ बुलाया इसलिए मैं आयोजकों का और आपने इतनी दूर तक मुझे बर्दाश्त किया, इसलिए आपका हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत आभार।